द फाइनल प्रॉब्लम ऑफ दिस टॉपिक। और अगर आप ये प्रॉब्लम समझ लेते हैं तो आई होप कि फिर इस टॉपिक से रेलिवेंट आपको बाकी तमाम प्रॉब्लम्स आसान लगने लगेंगे, बिकॉज इट इज अ स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। Three forces are acting on this ring which are shown to you. One is a force of 80 Newton which is acting within a plane. जब भी किसी फोर्स के साथ इस तरह का पैरेललोग्राम गिवन हो तो पैरेललोग्राम का क्या मतलब है कि ये इस प्लेन के अंदर जो है वो एक्ट कर रही है. So we have a force F1 which is basically acting within a plane and the plane is going to be xz plane. इसको रिजॉल्व करने के लिए वी कैन यूज दैट स्मॉलर ट्राइंगल जो कि xz प्लेन के अंदर आपको ऑलरेडी गिवन है. The second one is a force Fr. The second one is a force F2 which is acting along the negative z axis. ठीक है. इसके अलावा आपके पास जो तीसरी फोर्स है इट इज फोर्स Fr जो कि गिवन है 120 न्यूटन. whereas F3 जो फोर्स है its magnitude as well as its direction is not known to you. So three forces F1 and F2, F3 makes the resultant Fr. We need to find out the magnitude and coordinate direction angles of this force F3. यानी जो F3 फोर्स अननोन है उसका हमें मैग्नीट्यूड और कोऑर्डिनेट डायरेक्शन एंगल जो है वो डिटरमिन करने. थोड़ा सा हम पहले F1 और F2 को देखते हैं, उसके बाद फिर हम Fr के साथ थोड़ा सा तफसीली डिस्कशन करेंगे कि किस तरह हम Fr को जो है वो इसके कंपोनेंट्स में जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट फोर्स विच इज F1. अगर हम F1 की बात करें तो F1 जो फोर्स है इसको हम इस स्मॉलर ट्राइंगल की मदद से रिजॉल्व कर सकते हैं. एक्स कंपोनेंट क्या होगा इस F1 का? 804 by 4 by 5/4. देखें अब आपके पास ये ट्राइंगल है, ठीक है. इसमें से 4 जो है इट इज पैरेलल टू x एक्सिस, 3 जो है इट इज पैरेलल टू z एक्सिस. तो जब आप x कंपोनेंट निकाल ले होंगे तो इट इज गोइंग टू बी 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे. जब आप z कंपोनेंट निकाल ले होंगे तो आप 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे. इज दिस पॉइंट क्लियर टू? अब इसमें ये देखिए 3 डायमेंशन में गिवन है फिगर, तो इसलिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज करें. अदरवाइज जो प्लेन बन रहा है वो ये प्लेन बन रहा है x प्लेन, x एक्सिस, और ये आपके पास z एक्सिस बन रही है. ये वो वेक्टर है जो कि 80 न्यूटन का है, और जो ट्राइंगल आपको स्मॉलर ट्राइंगल गिवन है वो 3, 4 और 5 गिवन है. सो इसी 3D फिगर को मैंने 2D प्लेन में जब कन्वर्ट किया तो मेरे पास ये फिगर आ गई. अब इसको समझना आसान है. आप नोट कर सकते हैं कि x एक्सिस के पैरेलल जो लेंथ है स्मॉलर ट्राइंगल की 4 है और z एक्सिस के पैरेलल जो लेंथ है वो 3 है. सो वी कैन राइट F1 टू बी इक्वल टू 80 into 4/5i plus 80 into 3/5k. Is this point clear to all of you? Yes sir. एक दो रिपीट कीजिएगा. देखिए आपके पास ऑल्दो ये फिगर 3 डायमेंशन में बनी हुई है, लेकिन मैं अगर इसका साइड व्यू देखूं, यानी अगर आपने ड्राइंग पढ़ी है तो आप इस डायरेक्शन में जब इसको देखेंगे तो आपको ये XZ प्लेन नजर आ रहा होगा. इस XZ प्लेन का 2 डायमेंशनल व्यू आपको ये शो किया गया है. इसमें आपके पास 80 न्यूटन की जो फोर्स है वो स्मॉलर ट्राइंगल ये 3, 4, 5 यहाँ बना रही है. सो जब मैं इसको रिजॉल्व करूंगा इनटू इट्स कंपोनेंट्स, ये आपके पास 2 कंपोनेंट्स आएंगे यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ. दिस कंपोनेंट इज गोइंग टू बी fx, दिस कंपोनेंट इज गोइंग टू बी fz. जहां तक ताल्लुक fx का है तो इट इज गोइंग टू बी 80 टाइम्स 4, चूंकि 4 वाली साइड पैरेलल टू x एक्सिस, तो 80 into 4/5, और जहां तक ताल्लुक fz का है तो 80 टाइम्स ये वाली साइड z एक्सिस के पैरेलल है, सो 3/5 की मदद से मैं इसको z एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व कर सकता हूं. इज इट क्लियर नाउ? यस सर क्लियर है. ठीक है. सो लेट मी रब इट जब तक हम जो है वो बाकी फोर्सेस को एक नज़र दौड़ाएं, जब तक मैं इसको रब कर लेता हूं. सो हमारे पास F1 जो है वो आ गई इन टर्म्स ऑफ इट्स कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन. सो दैट कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन ऑफ F1 वुड कम्स आउट टू बी, अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, इट वुड कम्स आउट टू बी 64i plus 48k, और यूनिट्स आपके पास न्यूटन आ गए. Okay, moving on to the second force, which is force F2. What should be the Cartesian vector notation of this force F2? Sir, -110k. So it is going to be -110k. Why -110k? Because this force is directed towards the negative z-axis. So negative z-axis के लिए हम जो unit vector use करते हैं Cartesian notation में वो -k होता है. So we can write F2 to be equal to -110k
न्यूटन। आई होप कि F1 एंड F2 आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। किसी को इन दोनों फोर्सेस के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो अभी पूछ ले, सो दैट वी कैन मूव ऑन टू द डिफिकल्ट वन जो कि FR है। यस सर क्लियर। चलें, before moving towards FR, since F3 is not known to us, so we can write F3 in terms of generic form F3xi plus F3yj plus F3zk। हमने F3 को भी उसके xyz components में जो है वो लिख लिया using generic terms F3x, F3y and F3z। Okay, now coming to our main task, which is this FR। FR को अगर आप देखें गौर से तो FR के जो 3 कंपोनेंट्स बन रहे हैं वो कुछ इस तरह नजर आ रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी द X कंपोनेंट ऑफ FR, दिस इज गोइंग टू बी द Y कंपोनेंट ऑफ FR एंड फाइनली दिस इज गोइंग टू बी द Z कंपोनेंट ऑफ FR। ऐसे ही है, ये 3 कंपोनेंट्स बन रहे हैं ना FR के। यस सर। यस सर। अच्छा, अब अगर आपको वो सक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ पैरेललोग्राम लॉ थोड़ा सा याद हो, इसमें आपने किया क्या है कि ये जो FR फोर्स है विच इज बेसिकली दिस पर्टिकुलर फोर्स, इसको सबसे पहले आपने इन 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिए। वन इज दिस कंपोनेंट, द अदर वन इज दिस कंपोनेंट यूजिंग दिस एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। सो आपके पास सिंपली FR ये था। थोड़ा सा और से इस फिगर को देखें जो मैं साइड पे बना रहा हूँ। आपके पास FR ये वाली चीज थी, इसके आपने 2 कंपोनेंट्स बना लिए। वन इज दिस कंपोनेंट, द अदर वन इज दिस कंपोनेंट यूजिंग दिस 45 डिग्री एंगल। अब दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो व्हाट शुड बी दिस पर्टिकुलर component? It is going to be FR sin 45 and this is going to be FR cos 45। ऐसा ही है सर, रिपीट कर दें। देखिए, आपके पास FR का सबसे पहले 2 कंपोनेंट्स बने। वन इज दिस कंपोनेंट, द अदर वन इज दिस कंपोनेंट। 45 डिग्रीज एंगल है इन दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान। अब इसको अगेन आप 2D में अगर विजुलाइज करें इस साइड से देख के, तो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जो कि कुछ इस तरह का है। ये आपके पास FR आ गया है, ये 45 डिग्रीज आ गया है। सो दिस इज गोइंग टू बी FR cos 45 और दिस इज गोइंग टू बी FR sin ऑफ 45। ठीक है, तो 2D में विजुलाइज कर सकते हैं इसको, जो मैंने राइट साइड पे 2D फिगर बनाई है। ठीक है, सो अब अगर हम थोड़ा सा गौर से इस दोबारा फिगर को देखें, इसको मैंने रब कर दी है। सो अभी जैसे बात हुई थी, हमारे पास ये 2 कंपोनेंट्स बन रहे हैं। एक ये वाला कंपोनेंट है और एक ये वाला कंपोनेंट है। ये वाला कंपोनेंट जो है ये आपके पास आता है FR sin ऑफ 45 और ये जो रेड से कंपोनेंट है ये मेरे पास आता है FR cos ऑफ 45। ये क्लियर है रेक को? यस सर। ये जो FR sin 45 है ये किस एक्सिस के अलोंग आ रहा है? सर Z एक्सिस के अलोंग। Z एक्सिस के अलोंग आ रहा है, तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा FR का? सर के कंपोनेंट। So it is basically FR Z या K कंपोनेंट आपके पास आ जाएगा। यहां तक क्लियर है रेक को? यस सर। तो रिजल्टेंट का Z कंपोनेंट आपके पास आ गया विच इज 120 sin 45 और अगर हम कार्टेशियन नोटेशन की बात करें तो 120 sin 45 K। समझ आ गई यार एक को ये यहाँ तक, या कोई डाउट है अभी किसी को? सो FR की अगर मैं बात करूं, इसका K कंपोनेंट मुझे मिल गया विच इज 120 sin 45 K। क्लियर है यार एक को? अगर कोई क्वेश्चन है काइंडली ये भी पूछ सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कंपोनेंट जिसको हमने FR cos 45 कहा था। ये FR cos 45 वाला जो कंपोनेंट है ये किस प्लेन में लाई कर रहा है फिगर के हिसाब से जो मुझे नजर आ रहा है? सर इट इज लाइंग इन द XY प्लेन। सो बेसिकली ये XY प्लेन में लाई कर रहा है। अब अगर मैं XY प्लेन की बात करूं और मैं इसका टॉप व्यू देखूं, आप ड्राइंग अभी इस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं ना? यस सर। व्यूज वगैरह थोड़े से आपको बताए जा रहे हैं? यस सर।
तो अगर मैं इसको टॉप व्यू से देखूं, दिस कंपोनेंट एफ आर कॉस 45 इज बेसिकली लाइंग इन द एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन के लिए मैं थोड़ा सा 2D व्यू अगर बना लूं टॉप से, ये मेरे पास x है, ये मेरे पास y है। चलिए सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इस वेक्टर को कह देता हूँ वेक्टर a, एफ आर कॉस 45 को a से डिनोट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास वो a आ गया है जो कि एक्स वाई प्लेन में लाई करते हैं, और इसका एंगल y एक्सिस से मुझे 30 डिग्रीज गिवन है। ऐसे ही है, Yes, sir. ठीक है। सो ए वेक्टर एक्स वाई प्लेन में लाई करता है, वाई एक्सिस से इसका एंगल 30 डिग्रीज है। सो अब अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं इसके दो कंपोनेंट्स में इन दिस एक्स वाई प्लेन, तो पैरेललोग्राम लॉ के तहत ये दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, वन इज एफ आर वाई, द अदर वन इज एफ आर एक्स। एफ आर एक्स क्या होगा, ए साइन 30, और एफ आर वाई क्या होगा, ए कॉस 30। ऐसे ही है, Yes, sir. ठीक है। 2D में देखें ना, आपके पास एक वेक्टर एक्स वाई प्लेन में लाई करता है, अभी जो हमने इससे पिछला टॉपिक पढ़ा था कोप्लेनर फोर्सेस वाला, अ वेक्टर इज लाइंग इन द एक्स वाई प्लेन, वाई एक्सिस से उसका एंगल 30 डिग्रीज है, तो टोटल एंगल 90 डिग्रीज होता है। आप cos 30 और sin 30 की मदद से इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, और चूंकि एंगल वाई एक्सिस से गिवन है तो आपके पास cos कंपोनेंट जो है वो y के अलोंग आ जाएगा, sin कंपोनेंट x के अलोंग आ जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट, या किसी को कोई डाउट है? Yes, sir. Clear है. क्लियर है। सो लेट मी रब दिस 2 डायमेंशनल फिगर, और अब हम इसको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि यहाँ सारा मकसद ही एफ आर को लिखना है कि किस तरह आपने एफ आर को इसकी कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन में लिखा है। सो जिस तरह अभी हमने बात की थी कि हमारे पास ये दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं 2 डायमेंशन में एक्स वाई प्लेन के अलोंग। दिस इज द एक्स कंपोनेंट जिसको मैंने कहा था ए साइन 30, और ये वो वाई कंपोनेंट है जिसको मैंने कहा था ए cos 30। सो अब मेरे पास a क्या था, a was fr cos 45। सो बेसिकली इसका x कंपोनेंट बन जाएगा 120 cos 45 sin 30 विद यूनिट वेक्टर i। इसका y कंपोनेंट बनेगा 120 cos 45 cos 30 j, और k कंपोनेंट ऑलरेडी आपको गिवन है। सो ओवरऑल एफ आर वुड बिकम 120 cos 45 sin 30 i प्लस 120 cos 45 cos 30 j प्लस 120 sin 45 k। इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू, या अभी किसी को कोई डाउट है? क्लियर है सर। क्लियर है। सो अब हम अपने मेन सवाल पे आते हैं। आपने तीनों फोर्सेस को जो कि F1, F2, F3 थी उनको कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन में लिख लिया, आपने FR को कार्टेशियन नोटेशन में लिख लिया। नाउ हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट F3x, F3y, F3z, कैसे फाइंड करेंगे? सर इक्वलाइज करेंगे सर, पहले वो रिजल्टेंट के इक्वल रखेंगे तीनों फोर्सेस को, फिर So we are going to apply the resultant equation. FR should be equal to vector sum of F1 plus F2 plus F3, and then we are going to compare the I, J and K coefficients on both sides of this equation. So once you compare the I and J and K coefficients on both sides of this equation, I coefficient compare करने से आपको 42.43 should be equal to 64 plus F3x मिलेगा। इसी तरह J coefficients और K coefficients को compare करेंगे तो आपको ये तीन equations मिल गई। Solving these three equations would give you the values of F3x, F3y and F3z. Once you have found the values of F3x, F3y, F3z, then F3 should be equal to F3x square plus F3y square plus F3z square whole under root, and then you can accordingly find out alpha 3, beta 3 and gamma 3 by simply taking cos inverse F3x over F3 cos inverse F3y over F3 and cos inverse F3z over F3. तो आपके पास अल्फा 97.48, बीटा 63.66 और गैमा जो है वो 27.54 डिग्रीज आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई क्वेश्चन आपका इस प्रॉब्लम के हवाले से जो आप पूछना चाहें? No, sir. Okay, so Sir? this was the last problem for this topic. So around 9:32 हो गए। Sir? We are going to take जी पूछना चाहते हैं कुछ? यस सर, ये इसको हमने cos वाले फार्मूले से क्यों नहीं किया, cos अल्फा प्लस cos बीटा वाले से? ओके, cos अल्फा cos बीटा वाले Alpha- फार्मूले से जब हम करते हैं तो मुझे काइंडली आप ये बता सकते हैं उसमें अल्फा बीटा और गैमा किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं?
एंगल एक्सिस के एंगल्स को बन कर रखते हैं। वो फोर्स अल्फा एक्स वाई और जी एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, ऐसे ही है? जी अच्छा, अब यहाँ आपको क्या एफ आर का एंगल एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से या जी एक्सिस से गिवन है? बाय एक्सिस से गिवन है 45 में सेट कर रहे तो 15 देखिए, में वाई आएगा। एक्सिस से 45 नहीं गिवन, आपके पास 45 जो एंगल बना रहा है वो ये एफ आर बना रहा है इस लाइन से जो कि एक्स वाई प्लेन में लाई करती है। उसके बाद ये लाइन वाई सर एक्सिस से 30 डिग्रीज का एंगल बना रही है। तो ये तो डिफरेंट प्लेन्स हैं, इसलिए हम अल्फा बीटा गैमा इस्तेमाल नहीं कर सकते यहाँ एफ आर के लिए। ठीक है।